हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल क्वांट्रिक्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज करेंगे हम आरआरबी क्लर्क मेंस की एक और क्लास। आपको पता है हमारी सिलेक्शन सीरीज चल रही है, इस पे हर रोज सुबह 9 बजे क्लर्क मेंस की क्लासेस अपलोड हो जाती है मेरे चैनल क्वांट्रिक्स पे। सो उन क्लासेस को पूरा देखिए। आज करेंगे हम डीआई स्पेसिफिक क्लासेस, अलग अलग टाइप की डीआई करेंगे। और डीआई बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरआरबी पीओ मेंस में भी आपने देखा कि 4 डीआई आई थी, तो आरआरबी क्लर्क मेंस में भी कुछ आपको 3 से 4 डीआई मिलेंगी। तो इस सेशन को अच्छे से करें, और जिन्होंने प्रीवियस सेशंस नहीं देखे उन सेशंस को जाकर देखो, वो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है कैसलेट डीआई से। स्टार्ट करते हैं। इसमें कहते हैं कि शॉपकीपर परचेज अ प्रोडक्ट एट अ सर्टेन प्राइस एंड मार्क्ड अप this product by 200 above the cost price. Now shopkeeper sold this product after a successive discount of 10% and earned 5% profit. ठीक है, कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बता रखा है। ए बी सी 3 प्रोडक्ट हैं, उसके मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बारे में बता रखा है। तो इसको हम एक टेबल के साथ बना लेते हैं। इधर ही बना लेता हूँ उसको। 3 प्रोडक्ट्स हैं इसमें, इसमें कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, यहाँ सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस। उसके अलावा जितनी कैलकुलेशन होगी वो हम कर लेंगे। फिर फर्स्ट हमें दे रखा है शॉपकीपर परचेज अ प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट ए के बारे में बात हो रही है, जिसमें कह रहा है कि इसका मार्केट प्राइस है वो 200 अबव है कॉस्ट प्राइस से। तो अगर उसका कॉस्ट प्राइस एक्स हो जाएगा तो उसका मार्केट प्राइस हो जाएगा एक्स प्लस 200। उसके बाद ये कहता है कि शॉपकीपर सोल्ड दिस प्रोडक्ट आफ्टर सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड अर्न 5% प्रॉफिट। अभी अगर इस प्रोडक्ट को 10% पे डिस्काउंट पे बेचता है तो उसको 5% का प्रॉफिट होता है। तो अगर इसको 10% के डिस्काउंट पे बेचे तो ये हो जाएगा 0.9x प्लस 180। ये इसका सेलिंग प्राइस बन जाएगा। अब इसमें है, इस पर इसने 5% का प्रॉफिट अर्न किया है। तो अगर मैं इसको 5% के प्रॉफिट पे देखूँ तो ये हो जाएगा 0.9x प्लस 180 अपॉन x। तो इसका 5% का जो प्रॉफिट होगा तो ये हो जाएगा 105 अपॉन 100। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 21 अपॉन 20। बट अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 21x इज इक्वल टू 18x प्लस 36 होता है 3600। सो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास 1200। x की वैल्यू 1200 आ गई। जब x की वैल्यू 1200 आ गई और हमें पता है कॉस्ट प्राइस x था, तो a का जो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा वो हो जाएगा 1200। बी का कॉस्ट प्राइस था x प्लस 200 था, और ए का जो मार्कअप प्राइस था वो 200 अबव था, तो मार्कअप प्राइस भी इसका निकल जाएगा हमारे पास 1400। और उसने 10% के डिस्काउंट पे सोल्ड किया था, तो उसका जो डिस्काउंट हो जाएगा 140 हो जाएगा। तो इसका बनेगा 1260 रुपये का इसका सेलिंग प्राइस बन जाएगा। ए के बारे में सब कुछ आ गया हमारे पास। उसके बाद ये कहता है द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी 28:23। अब ए और बी का सेलिंग प्राइस का रेशियो दे रखा है। तो जब हमारे को ए का सेलिंग प्राइस पता है जो कि 1260 है, तो उसे बी का सेलिंग प्राइस भी मिल जाएगा। बी का सेलिंग प्राइस भी यहाँ से मिल जाएगा। तो मैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ये किससे घट जाएगा 1260 अपॉन 28। चार से 28 12 20 को 7 से काटते हैं, 7 चौक 28, 7 5 35, 0 90 900, 5 13, तो ये हो जाएगा 1035 सेलिंग प्राइस आ जाएगा बी का 1035। गॉट ये आ गया। उसके बाद ये कहता है कि प्रॉफिट परसेंटेज ऑब्टेन्ड ऑन प्रोडक्ट बी इज 15%। यानी बी को जब बेचा है तो उसने 15% का प्रॉफिट अर्न किया है। और बी का सेलिंग प्राइस हमको पता है 1035। यानी जो इसने 1035 को बेचा है, उसने अगर 115 पे बेचा तो उसका कॉस्ट प्राइस निकालना है तो वो हो जाएगा 100। यही क्या है कि उसने 15% के प्रॉफिट पे उसको बेचा है। तो अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे इसका कॉस्ट प्राइस की तरह निकल जाता है यहाँ से 7 तो ये आया था करीब 900 रुपये। इसका जो कॉस्ट प्राइस आएगा यहाँ से वो मिलता है 900 रुपये का कॉस्ट प्राइस। अब उसके बाद हमें आगे दे रखे थे कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट सी इज सेम एज मार्केट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए। तो जो सी का कॉस्ट प्राइस है वो मार्केट प्राइस ए क्या उसके बराबर है, जो कि 1400 है। तो सी का आ जाएगा 1400, सी का 1400। उसके बाद में क्या रखा कि प्रोडक्ट सी इज मार्कअप बाय 5% एंड फर्दर सोल्ड 42% अबव द मार्केट प्राइस।
तो इसका जो मार्कअप प्राइस है वो 5% अबव है, तो इसका 70 ऐड हो जाएगा इसमें, 140 से 570, हाँ तो ये हो जाएगा 1470 का बेचा है उसने 42 रुपीज़ अबव द मार्केट प्राइस से भी अबव पे बेचा है उसने, तो इसका जो आ जाएगा इसमें 42 और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा अपना 1512। और डी के बारे में भी इसने दे रखे, डी के दे रखे मार्केट प्राइस ऑफ डी 20% मोर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ बी, तो जो बी का सेलिंग प्राइस है 1035, उससे भी 20% ज़्यादा है डी का मार्कअप प्राइस 6/5, 5/7 दे देगा 7/42 तो ये हो जाएगा 1242 रुपये हो गया, 1242 रुपये। इसके अलावा और कुछ नहीं दे रखा, इतना कुछ हमें दे रखा है यहाँ पे, सेलिंग कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्कअप प्राइस दे रखा है, कुछ के बारे में मिसिंग है वो क्वेश्चन में आगे आपको दे रखा होगा। तो आप चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्लर्क मेंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सही है, इतनी कैलकुलेशन तो वो दे देगा। उसमें कहता है कि इफ द मार्केट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी इज 18% मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, देन व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डिस्काउंट परसेंटेज गिवन ऑन सेल ऑफ प्रोडक्ट बी। ये कहते हैं प्रोडक्ट बी का अगर मार्केट प्राइस है वो 18% अबव है कॉस्ट प्राइस ऑफ ए से, ए का कॉस्ट प्राइस था 1200 रुपये, तो ए का जो कॉस्ट प्राइस था वो था 1200 रुपये, तो उसका 18% 216, ये मार्केट प्राइस तो 18% अबव द, तो जो उसका बी का मार्केट प्राइस हो जाएगा कॉस्ट प्राइस बी का 900 और 900 में 216 और ऐड हो जाएगा, ये 1116, ये हो जाएगा मार्केट प्राइस बी का मार्केट प्राइस आ जाएगा यहाँ से, ये सही किया ना, ये कह रहा है द मार्केट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी इज 18% मोर देन द कॉस्ट, ओके 18% मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए का कॉस्ट प्राइस है, ये बी के कॉस्ट प्राइस है नहीं, ए के कॉस्ट प्राइस है 1200 रुपये से इसमें ऐड है, ये 1200 रुपये से ऐड हो गया इसमें, तो ये आ जाएगा ना 1416, ये आ जाएगा बी का मार्कअप प्राइस। अब उसका उसने पूछा कि अप्रॉक्सीमेट डिस्काउंट परसेंटेज ऑन सेल ऑफ प्रोडक्ट बी, तो उसका डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करना है। बी को सोल्ड कितना किया था हमने, 1035 में सोल्ड किया था, 1035 जो था इसका सेलिंग प्राइस था, तो इसमें इसका डिस्काउंट कुछ है इसने, तो इसका डिस्काउंट निकाल लेते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा 381 हो जाएगा डिस्काउंट 1416 पे, ये कितना बन जाएगा यहाँ से, इसको 2 पे गया तो 32 होगा, 28 32 करीब 26-27% हो जाएगा, 27% ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, 27% अप्रोक्सीमेटली इतना ही आ रहा है, 26 पॉइंट कुछ आता पर 27 ऑप्शन में था हमारा। गोरेट थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा लग सकती है आपको क्लर्क के अकॉर्डिंग, बट क्वेश्चन इसी पैटर्न पे ही आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहता है कि द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ सी एंड डी इक्वल्स एंड प्रोडक्ट डी इज मार्कअप बाय 25%, देन व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट अमाउंट ऑब्टेन बाय प्रोडक्ट डी। तो डी के बारे में हमको बताना है कि उसने कितना प्रॉफिट अर्न किया, हालांकि इसके अंदर ये दे रखे हैं कि जो प्रॉफिट परसेंटेज है सी और डी का वो इक्वल है, तो पहले सी का प्रॉफिट परसेंटेज कितना था हमारे को उसमें वो देख लेते हैं। सी तो 500 1512 और 1400 था ना, तो 112 का 1400 पे 8%, तो डी का जो प्रॉफिट परसेंट है वो 8% है, यहाँ से ये मिलकर डी का प्रॉफिट जो है वो 8% है। ठीक है, अब उसमें ये उसके बाद उसने ये और क्या रखा है कि डी इज मार्कअप बाय 25% से मार्कअप प्राइस भी है उसका डी का, जो कि 1242 है, ऑलरेडी 1242 है, तो इसका कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा यहाँ से, कॉस्ट प्राइस अप्रोक्सीमेट में निकलेगा यहाँ से, अप्रोक्सीमेट ही दे रखा है इसमें, सारे क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट में दे रखे हैं क्या, तो काट लेते हैं 5.40 पॉइंट, तो ये 832 992, ये इसका कॉस्ट प्राइस बन जाएगा इस हिसाब से, तो 992 कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, मार्कअप प्राइस दे रखा है उसका 1242 एंड प्रॉफिट दे रखा था इसका 8%, हमें फाइंड करना है प्रॉफिट अमाउंट इसका 8%, तो 10% तो इसका होता है ना 99 होता है 99 पॉइंट समथिंग, अब इसमें 2% और लेस कर दें तो 9 10 18 करीब 18 79 समथिंग बैठेगा इसका अप्रोक्सीमेट, ऑप्शन नंबर ए 79।
तो उसमें से 2% लेस और कर दिया 10% में से। करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, ये भी अप्रोक्सीमेट है नहीं, product B is marked up by X% and sold after allowing two successive discount 5% and 10% respectively. Find the value of X. तो X की वैल्यू फाइंड करनी है B के अंदर, जो कि B के अंदर जो प्रोडक्ट B है वो X% से मार्कअप है और उसमें दो डिस्काउंट दे रखे हैं 5% और 10% की। तो B के बारे में हमको देख लेते हैं क्या होता है कि 900 और 1035 कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पता है हमारे को B का। सेलिंग प्राइस उसका 1035। अब उसके अंदर इसने क्या रखा है, जो ये सेलिंग प्राइस है ये दो डिस्काउंट के बाद है, और डिस्काउंट कितने दो हैं उसमें, 5% भी है और 10% का डिस्काउंट भी है, और तो इसमें और कुछ भी नहीं बता रखा। अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें ऐसे करते हैं 1035 जो इसका सेलिंग प्राइस है, ये डिस्काउंट के बाद है तो ये हो जाएगा 95/100 एंड 90/100, ये इसका सेलिंग प्राइस निकलेगा यहाँ से। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करें तो उसका मार्केट प्राइस ही फाइंड करना है हमको। चलो काटते हैं इसको, ये कट जाएगा, ये कटता है 9 से 2.45, ये कट गया ना, इसको 5 से काट लेते हैं, 19 2300 आ गया बड़ा 19, सब कुछ ये पॉइंट यहाँ भी पॉइंट्स में ही है, तो ये बनता है हमारा कुछ 23,000/19, इसको काट लेते हैं हम। तो ये कुछ इतना बनेगा 1210 लगभग इतना बनेगा। तो इस पर हमको पूछना मार्कअप प्राइस, तो मार्कअप प्राइस तो ये हो जाएगा 310 का करते हैं तो ये बनता है हमारा कुछ 27 कुछ 34.5 हमारा अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। तो 33 और कुछ बन रहा है, यहाँ पे मैंने कुछ कम लिया था इस वजह से 34.5 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। गॉट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काफ़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन थी, उसमें काफ़ी पॉइंट्स वगैरह से खेला होता है, हालांकि एग्जामिनेशन में जो भी आएगा इतना पॉइंट्स में नहीं खेलेगा, वो डायरेक्ट ही देगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक रेडार ग्राफ का दिया हुआ है। ऐसे डीआई आपको कम देखने को मिलते हैं आजकल मौके में, बट ऐसे डीआई आने के चांसेस रहते हैं। सो इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें दे रखा है रेडार ग्राफ गिवन बिलो शोज द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स आर वर्किंग इन बिल्डिंग ए ऑन 5 डिफरेंट डेज ऑफ वीक, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे। तो ग्राफ के अंदर हमको नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हैं पांचों दिन के, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, और उसके बाद में दे रखा है टोटल नंबर ऑफ सुपरवाइजर्स ऑन वर्किंग ऑन दीज 5 डेज इन गिवन बिलो स्टेटमेंट। और जो कुछ स्टेटमेंट दे रखी है जिसमें हमें सुपरवाइजर दे रखे हैं जो रिलेटेड टू वर्कर्स हैं। तो यहाँ दो चीजें दे रखी है, एक तो वर्कर है एक सुपरवाइजर है। तो क्या लिखते हैं, एक तो वर्कर है हमारे पास, एक है हमारे पास सुपरवाइजर है। 5 दिन है हमारे पास, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे। तो मंडे को जो हमारे पास वर्कर्स हैं वो तो है 120, सारे यही लिख लेते हैं। ट्यूसडे को जो है वो है 140, ठीक है। उसके बाद वेडनेसडे को बैठते हैं, ये हमारे पास होते हैं 110 होते हैं ना। थर्सडे को होते हैं 40 20 180, फ्राइडे को 60 है। अब ये अपने कहते हैं पॉइंट ए में कहता है कि ऑन मंडे वन सुपरवाइजर ऑफ 15 वर्कर्स, मतलब 15 वर्कर पे एक सुपरवाइजर है, और टोटल वर्कर कितने हैं हमारे पास 120। तो यहाँ सुपरवाइजर कितने हो जाएंगे 15 120 8 हो जाएंगे, 8 सुपरवाइजर हो जाएंगे। बी में कहता है ऑन ट्यूजडे 25% मोर देन मंडे, जितने मंडे हैं उससे 25% ज्यादा है, तो यहाँ कितने हो जाएंगे 10 सुपरवाइजर हो जाएंगे। वेडनेसडे को कहता है कि 4 लेस देन ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे से 4 लेस देन तो 6 हो जाएंगे। थर्सडे को कहता है हाफ देन दैट ऑफ मंडे, तो मंडे से हाफ एंड थर्सडे को जो 4 हो जाएंगे। उसके फ्राइडे को कहता है कि 4 लेस देन एवरेज नंबर ऑफ सुपरवाइजर्स ऑन ऑल द रिमेनिंग डेज, मतलब ये जो जितने पहले के चारों दिन में है उसका एवरेज है। तो पहले के चारों दिन में कितने थे 10 20 28 थे, 4 7 28, तो ये रहेगा 7। तो इतने वर्कर एंड सुपरवाइजर दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन में। ये तो अभी तक तो हमारे को जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी वो थी, देखो आपको पहले ही सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन में अगर आप जाके वापस आओगे तो फिर बहुत टाइम वेस्ट होता है, इसलिए बेटर है कि पहले ही एक बार सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के जाओ। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट में कहता है कि द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स ऑन ट्यूसडे इज इक्वल टू दैट ऑफ मंडे एंड एवरेज नंबर ऑफ मेल वर्कर ऑन मंडे एंड ट्यूसडे 94।
Find the total number of female worker on Tuesday is approximately what percentage of the number of workers on Friday. यहाँ मेल एंड फीमेल का दे रखा है, हालांकि क्वेश्चन में पहले हमको मेल एंड फीमेल के बारे में कुछ नहीं दे रखा था, लेकिन कुछ डेटा यहाँ पे दे रखा है, तो इसमें देखते हैं कि मंडे और ट्यूसडे को कितने कितने वर्कर्स थे। उसमें मंडे को थे 120 और ट्यूसडे को थे 140 एंड ट्यूसडे को थे 140। ऐसे दो पार्टनर थे मेल एंड फीमेल दोनों में। अब उसके अंदर हमें ये कह रखा है कि नंबर ऑफ फीमेल वर्कर ऑन ट्यूसडे इज इक्वल टू दैट ऑफ मंडे, यानी फीमेल वर्कर्स दोनों में बराबर थे। मान इसमें भी फीमेल वर्कर वाई थे तो इसमें भी वाई थे, तो इसमें मेल कितने बन जाएंगे 140 माइनस वाई, और इसमें मेल बन जाएंगे 120 माइनस वाई, यही मेल बनेंगे। लेकिन अभी हम ये कह रहे हैं कि एवरेज नंबर ऑफ मेल वर्कर्स ऑन मंडे एंड ट्यूसडे 94, इन दोनों का एवरेज दे रखा है, तो जो इन दोनों का टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 188, और इन दोनों का ऐड कर देते हैं तो ये आएगा 260 माइनस 2y, ठीक है। y यहाँ चला जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा 72 डिवाइड बाई 2, तो y आ जाएगा यहाँ पे हमारा 36। y कितना आ गया, y आ गया 36, यानी दोनों में फीमेल जो थे 36 थे। अब हमें आगे क्वेश्चन में पूछा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को फीमेल वर्कर्स कितनी है, y की वैल्यू है 36, इसको परसेंटेज निकालना है इसका, इसमें भी अप्रोक्सीमेट है परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन फ्राइडे। तो फ्राइडे को टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने थे, फ्राइडे को टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स थे 60, उससे परसेंटेज पूछा है 60 से, तो ये बनता है हमारे यहाँ पे 60%, ऑप्शन नंबर सी 60%। गॉट इट, समझ आ गया आपको। चलते हैं आगे। इन बिल्डिंग बी द नंबर ऑफ वर्कर्स वर्किंग ऑन मंडे इज 4 टाइम टोटल नंबर ऑफ सुपरवाइजर्स ऑन ऑल द 4 डेज इन बिल्डिंग ए। तो बिल्डिंग ए जो नंबर ऑफ बी की वर्कर्स हैं वो 4 टाइम है बिल्डिंग ए के सुपरवाइजर से। तो बिल्डिंग ए में सुपरवाइजर्स कितने थे देख लो, 10 20 28 30 31 थे, तो इसका 4 टाइम्स हैं, तो ये हो जाएगा 124 जो टोटल वर्कर्स हो जाएंगे बिल्डिंग बी के। उसके बाद हमें क्या रखा है कि नंबर ऑफ सुपरवाइजर्स ऑन मंडे ए टू बी, और ए और बी के सुपरवाइजर्स का है, मंडे को कितने थे 8 और 2 और 3 इसका रेशियो दे रखा है, तो बी में कितने हो जाएंगे 12 सुपरवाइजर्स हो जाएंगे इसके अंदर हमारे पास। अब हमें क्या है फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड सुपरवाइजर इन बिल्डिंग बी, वर्कर्स एंड सुपरवाइजर मिला के बिल्डिंग बी में, तो ये है 136। व्हाट परसेंट ऑफ द बिल्डिंग ए ऑन वेडनेसडे, तो बिल्डिंग ए के वेडनेसडे से कितने हैं, तो ए के जो वेडनेसडे में 110 और 6 116, तो इसका 116 से परसेंटेज पूछा है हमको, ये परसेंटेज हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको काट लेते हैं, 4 9 36, तो ये हो जाएगा 29 घटेगा तो ये हो जाएगा 50, तो फिर 29 6 पे चला जाएगा 116.5, ऑप्शन नंबर ई इज आवर राइट आंसर, 116 होना चाहिए आई थिंक, 6 पे जाएगा नहीं, बट दोबारा कंफर्म कर ही लेंगे। तो ये करते हैं 50, तो 30 21 7 पे जाएगा, 6 में 7 पे आते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए होएगा, ई आंसर नहीं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 117.2। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स ऑन फ्राइडे टू सैटरडे 4:7, whereas total number of male workers on Friday and Saturday 104. If the total number of workers on Saturday is 77, then find the number of female worker on Saturday. So फीमेल और मेल का रेशियो दे रखा है फ्राइडे एंड सैटरडे का कुछ, तो इसके अंदर हमको देखते हैं फ्राइडे का हमको दे रखा था 60 वर्कर्स हैं, जो क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा था फ्राइडे को तो हमारे पास 60 वर्कर्स हैं, उसके 3 जो है सुपरवाइजर्स हैं। अब उसमें क्या रखा है कि नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे, तो फ्राइडे और सैटरडे का फीमेल का रेशियो दे रखा है, लेकिन फीमेल है कितना ये तो हमको कोई पता ही नहीं है, ये फ्राइडे के हैं ये सैटरडे के हैं। उसके बाद हमें दे रखा है टोटल नंबर ऑफ मेल वर्कर्स ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे, तो फ्राइडे और सैटरडे का मेल का टोटल दे रखा है, इसमें हमको 104 मेल का टोटल भी दे रखा है, और क्या दे रखा है ना, देन फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स ऑन सैटरडे, तो हमको पूछा कि फीमेल वर्कर्स सैटरडे पे कितने हैं वो हमें बताना है, उसमें सैटरडे का दिया हुआ होना चाहिए यार, थर्सडे फ्राइडे
सारे मेल के थे, फीमेल के थे। ग्राफ इसमें तो कुछ नहीं दे रखा ना मेल का या फीमेल का, कुछ भी नहीं दे रखा यहाँ। दे रखे हैं टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन सैटरडे, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हैं ना। टोटल सैटरडे के हैं वो है 77, और जो टोटल फ्राइडे के थे और बस वो थे 60, जिसके अंदर हमें फीमेल और मेल का रेशियो दे रखा था, यानी फीमेल थी इसमें 4x और इसमें थी फीमेल 7x। ठीक है, तो ये था 77 माइनस 7x और ये था 60 माइनस 4x, ये रेशियो दे रखा था। अब उसके बाद हमें दे रखा था फीमेल वर्कर्स ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे दे रखा था, मेरा टोटल नंबर ऑफ मेल वर्कर्स कौन थे, ये और ये थे। अब इन दोनों का ऐड करके दे रखा था 104, तो ये थे 60 माइनस 4x प्लस 77 माइनस 7x, ये वैल्यू दे रखी थी हमें 604। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 11x 137 इज इक्वल टू 104, तो यहाँ से बन जाएगा 33 इज इक्वल टू 11x, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास 3। जब x की वैल्यू 3 आ जाएगी तो हमारे को फाइंड द फीमेल वर्कर्स ऑन सैटरडे 7x, और x की वैल्यू 3 थी, तो यहाँ आंसर आ जाएगा हमारा 21। ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर 21। भाई मेरे को सैटरडे का दिए हुए कैसे क्वेश्चन हो जाएगा, दे रखा था क्वेश्चन में। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहता है टोटल नंबर ऑफ सुपरवाइजर्स इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ऑल द 5 days इन अ वीक इन बिल्डिंग ए। तो टोटल कर लेते हैं वाइजर्स, सुपरवाइजर्स का और वर्कर्स का। तो जो टोटल सुपरवाइजर्स थे वो तो थे हमारा 31, वो तो नहीं कर रहा था। जो वर्कर्स थे वो थे हमारे पास 0 8 6 14 15 19 20 21 2 3 5 510। तो सुपरवाइजर थे 31 और वो थे 510। यही रेशियो पूछा था हमें हमारे पास, ये भी अप्रोक्सीमेट में। तो ये कितना परसेंट बन जाएगा इसका, 5 36 पॉइंट कुछ बन जाएगा, तो 6% ही बनता है ये, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में कहते हैं कि इफ ईच वर्कर एंड ईच सुपरवाइजर सैलरी 700 and 1000 रिस्पेक्टिवली ऑफ ऑल द डेज, then what is the total amount paid, total number of workers and supervisors on Wednesday, Thursday and Friday? So Wednesday, Thursday और Friday ये तीन थे, ये थे 190 और 250 ये थे। ठीक है, और फिर Wednesday, Thursday, Friday 6 10 और 13 ये बच गए सुपरवाइजर्स। तो हमारे पास 250 तो वर्कर्स थे एंड 13 है सुपरवाइजर्स, और वर्कर्स की सैलरी थी हमारे पास 700 एंड सुपरवाइजर्स की सैलरी थी हमारे पास 1000। तो इनकी जो टोटल सैलरी बनती 13000, तो ये बन जाता 1,75,000 ये बनता हमारे पास। तो जिसकी टोटल सैलरी बनती थी वो बनती थी 188,000। ऑप्शन नंबर ए 1,88,000 या 1.88 lakhs। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और डीआई है इसमें हमारे पास, ये थोड़ी डिफरेंट टाइप की डीआई है। इसमें हमें कहा गया है कि 5 कंपनीज हैं और 2 टाइप्स के ये बैग बनाती हैं। ठीक है, जिसमें बैकपैक है एंड लगेज बैग है। और बाहर का क्यों शोज दैट परसेंटेज ऑफ बैकपैक मैन्युफैक्चर आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बैग्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ईच कंपनी ऑन मंडे। ठीक है, परसेंटेज दे रखे हैं कुछ बैकपैक्स का, और इसमें और उसको देखा इट आल्सो शोज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बैकपैक्स एंड लगेज बैग। उसको मैन्युफैक्चर का डिफरेंस भी दे रखे बैकपैक और उसका लगेज बैग का। ठीक है, इसमें आई होप आपको डेटा सारा दिख रहा होगा, थोड़ा सा कम विजिबल है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन पे इसके। इसमें कुछ भी निकालना नहीं है डेटा में, सब परसेंटेज तो हमें दे रखे हैं, जैसे कुछ निकालना है। परसेंटेज है बैकपैक का और डिफरेंस दे रखे हैं हमारे को नंबर ऑफ बैकपैक। हाँ, यहाँ से निकल जाएगा नंबर ऑफ बैकपैक एंड लगेज का। तो यहाँ से हम इस टेबल बना सकते हैं इसमें बैकपैक की और लगेज बैग की। ठीक है, उसके अलावा इसमें टोटल भी बना सकते हैं। तो 5 टाइप की बैग्स हैं इसमें,
जिसमें सफारी है, अमेरिकन टूरिस्ट है, स्काई बैग है, वीआईपी एंड सैमसंग। ठीक है, अब इसके अंदर देखते हैं। ये 40% बैकपैक है। अगर मैं सफारी की बात करूँ, 40% बैकपैक है, मतलब 60% इसमें तो वो लगेज बैग होगा, यानी एक चीज होगा 40 एंड 60 होगा लगेज बैग। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस दे रखा है 210, पर एक्चुअल में क्या 20% का डिफरेंस है बीच में, तो यानी ये 20% की वैल्यू है 210। ठीक है, तो इनका टोटल आ जाएगा यहाँ से 1050, जो यहाँ पे टोटल आएगा हमारा 1050, उसका 40% जो है वो बैकपैक में है। तो 1050 का यहाँ से आ जाएगा 40% आ जाएगा इसका 420, उसका 60% आ जाएगा 630। उसी तरह से अब अमेरिकन टूरिस्ट निकलेंगे 48 एंड 52, यानी 4% का गैप है और 4 की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे मतलब 30, तो टोटल वैल्यू निकल जाएगी इससे हमारे पास 750। अब 750 में इसका 48% एक हो जाएगा बैकपैक हो जाएगा, 52% लगेज हो जाएगा, तो उसका जो 48% निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 60 360, और इसका जो बैकपैक बनेगा हमारे पास वो हो जाएगा 390। उसी तरह से आगे चलते हैं 55 एंड 45, यानी 10 का इसमें टोटल 800 हो जाएगा, 40 444 440। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा 360। उसका वीआईपी की बात करते हैं तो वीआईपी में 186 है ना, तो 60 40 20 का डिफरेंस हो जाएगा, तो 930 हो जाएगा इसका टोटल। ठीक है, और 930 में 60 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 558, फिर ये बन जाएगा हमारे पास 273। उसी तरह से नेक्स्ट बन जाएगा हमारे पास 56 एंड 44, 12 नहीं में 108, 900, 9 54 9 45 504 396। यहाँ बैकपैक भी आ गया, लगेज बैग भी आ गया और टोटल भी आ गया, सारे टोटल हमको मिल चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे, फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बैग्स मैन्युफैक्चर्ड बाय सफारी ऑन मंडे टू द नंबर ऑफ बैग्स मैन्युफैक्चर्ड बाय सैमसोनेट ऑन मंडे। टोटल ही पूछा है, लगेज बैग और उसका अलग अलग बैग का नहीं पूछा, टोटल का रेशियो पूछा हमारे पास सफारी का और सैमसोनेट का। तो सफारी के से 1050 एंड सैमसोनेट के 900, तो यहाँ ये हमारे पास 1050 एंड 900, इसका रेशियो हमको पूछा है इसमें, और कुछ भी नहीं पूछा। तो ये कट जाएगा 3 5 15, 1050 पे नहीं कटते, 3 5 15 35 20 ही बनता है इसका रेशियो। तो हमारे पास Safari on Monday and manufactured by Sensory on Monday. Safari Monday. हाँ सही है, हमारा 1050 ही बनता है और यहाँ पे बनते हैं 960, तो इसका आएगा नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहता है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ लगेज बैग मैन्युफैक्चर्ड बाय सफारी, अमेरिकन टूरिस्ट एंड स्काई बैग्स। लगेज बैग का एवरेज पूछा है इस पे, सफारी, अमेरिकन और स्काई बैग्स पे। तो लगेज बैग जो सफारी, अमेरिकन एंड स्काई बैग ये तीनों हैं, इनका एवरेज पूछे हमसे। सो इनका टोटल कर लेते हैं यहाँ से 1380, और इसका जो एवरेज निकल जाएगा वो हो जाएगा 460, एंड ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर 460। गॉट इट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी तरह की आरआरबी में दी जाती है जो आपको फटाफट निकल जाती है, बहुत टाइम लगता है। कुछ फर्स्ट वाले आप कह सकते हो थोड़ी सी ज़्यादा कैलकुलेटिव होगी थी, बट कॉन्सेप्ट ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं होता। आप ऐसे कुछ नहीं होता कि आपको बहुत कुछ सर्च कर रहे हो, आपको मिल नहीं रहा, स्टार्ट कैसे करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नॉर्मल डी आती हैं, बट क्वेश्चन करने वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है नंबर ऑफ पैक्स मैन्युफैक्चर्ड बाय वीआईपी ऑन मंडे इज ऑलमोस्ट परसेंटेज मोर देन द नंबर ऑफ पैक्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अमेरिकन कंपनीज। ठीक है, जो नंबर ऑफ पैक्स है जो वीआईपी के हैं मंडे को, वो है 930। वीआईपी की जो दे रखे वो 930 दे रखे हैं इसमें हमारे पास, जो कि 930 है। ये पूछा कितने ज़्यादा है पैक मैन्युफैक्चर बाय अमेरिकन कंपनी से, तो जो अमेरिकन कंपनीज के पास हैं वो है 750। हमें इसको कंपेयर करना है 750 से, कितने ज़्यादा हैं इसके पास हमारे पास, तो ये 180 ज़्यादा है, तो इसका रेशियो हमें को परसेंटेज पूछा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 4
हो जाएगा 24%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 24%। करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहता है आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बैग्स मैन्युफैक्चर बाय स्काई बैग ऑन मंडे 60% big bag, 75% luggage bag are sold. Then find the total number of bags sold. ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ बैग स्काई बैग थे जो मंडे को सोल्ड किए गए थे हमारे पास, स्काई बैग थे वो थे 800। देखो टोटल नंबर जो स्काई बैग थे वो थे हमारे पास 800। उसमें से ये कहता है कि ओनली 60% बिग बैग्स एंड 75% लगेज बैग आर सोल्ड। ठीक है, तो इसमें से हमारे पास जो बिग बैग और लगेज बैग कितने थे, 800 में से 440 थी बिग बैग और लगेज बैग थे हमारे पास 360। 440 थे और ये थे 360। ये लगेज बैग थे और ये बिग बैग थे। तो इसका 60% और इसका 75% यही सोल्ड हुए हैं। तो हमें बताना है कि टोटल कितने सोल्ड हुए हैं। तो जिसका 75% होएगा 100 की 360 है ना, सॉरी 270, और जो इसका 60% हो जाएगा वो हो जाएगा 264। तो इनको जब हम ऐड करते हैं तो ये आता है हमारा 534। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 534। गॉट इट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और डीआई है, ये बार चार्ट की डीआई है। ठीक है, इसके अंदर आपको कुछ थोड़ा सा फाइंड करना पड़ सकता है। हालांकि इसमें क्वेश्चन में डायरेक्ट कुछ नहीं दे रखा, जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे उसके अंदर हमें आगे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इस तरह की डीआई भी आपको मिल सकती है एग्जामिनेशन में। स्टार्ट करते हैं इसको डीआई। इसमें कह रखा है कि बाई गिवन बार चार्ट शोज द नंबर ऑफ बसेस ऑपरेटेड इन 5 डिफरेंट सिटीज PQR SNT। 5 डिफरेंट सिटीज में नंबर ऑफ बसेस के बारे में डेटा है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है इफ द नंबर ऑफ बसेस ऑपरेटेड इन सिटी U Z by 4% more than P and the number of buses operated in city S 70, then find the number of buses। देखो उसमें चार्ट में अगर हम देखते हैं ना, कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी है एग्जैक्ट। Z की में वैल्यू दे रखी है बट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखी है, हमको Z की वैल्यू चाहिए। लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमें एक वैल्यू एग्जैक्ट दे रखी है, वो है ऑपरेटेड सिटी S इज 70। और सिटी S में कहते हैं Z minus 20 प्लस Z minus 2 प्लस 20। तो इस Z minus 2 प्लस 20 की जो वैल्यू दे रखी है वो हमको 70 दे रखी है, नंबर ऑफ बस ऑपरेटेड इन सिटी एस। तो Z by 2 प्लस कितनी थी 20, तो इसकी वैल्यू 70 दे रही है। सबसे पहले हमको भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 100। ठीक है, जब Z की वैल्यू हमारे पास 100 आ चुकी है, अब चलते हैं इसमें आगे क्वेश्चंस पे। उसमें अब हम कह रहे हैं इफ द नंबर ऑफ बसेस ऑपरेटेड इन U Z by 4 प्लस 5% मोर देन P। तो U एंड P पे का रेशियो दे रखे है Z by 4 यानी 25 और 5 30, तो 30% ज़्यादा है 13:10। ये रेशियो है U एंड P का रेशियो दे रखे है। और हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ बसेस ऑपरेटेड इन U में कितनी बस ऑपरेट होती हैं। तो देखते हैं U और P में। P का हमें डेटा दे रखा है Z, और Z की वैल्यू हमको पता थी, यहाँ पे निकल गई 100। यानी जो P में बसेस ऑपरेट हुई हैं वो तो हैं 100। तो U में से 30% ज़्यादा यानी 130 हो जाएंगे। और हमको यही बताना है कि U में कितनी बस ऑपरेटेड हुई है, तो वह ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 130 बसेस। करेक्ट। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहता है इफ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बसेस R and T इज 60 एंड एवरेज नंबर ऑफ बस ऑपरेटेड इन P Q and S। अब देखो यहाँ R और T का डिफरेंस दे रखे हैं हमें 60। अब यहाँ 100 नहीं, ये तो पीछे वाले क्वेश्चन के लिए था, इसके लिए नहीं है। R और T का डिफरेंस है, तो T तो है 1.3Z एंड R है 1.5Z। तो R और T का जो डिफरेंस है वो है यानी 0.2Z। ये डिफरेंस दे रखा है हमको 60, तो यहाँ से Z की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 60/0.2 आ जाएगा ना। तो Z की वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास 300। यहाँ Z की वैल्यू आ जाएगी 300। अब हमें पूछा है कि फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ बस ऑपरेटेड इन P Q and S। सो P Q and S, P था Z, Q था Z minus 50 एंड S एक था Z minus 50 और एक है हमारे पास Z by 2 प्लस 20। इनका हमको एवरेज पूछना है। और Z की वैल्यू 300, यहाँ आएगी 300 प्लस 250 प्लस 150 प्लस 170।
7 और इसका 240, ये आ गया इसका एवरेज। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर 240। गॉट इट। तो z की वैल्यू इसमें अलग थी, पिछले क्वेश्चन में अलग थी। तो जिस तरह से क्वेश्चन में चलते रहेंगे, जो जो क्वेश्चन में क्या रखा है उसी अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में क्या रखा है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बसेस ऑपरेटेड इन Q and R 1:3। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बस ऑपरेटेड इन P and T। ठीक है, Q and R का जो रेशियो दे रखे हैं हमारे को, अब देखो Q and R, Q में है z-50 और R में है 1.5z। और 1.5z, ये हमारे पास है Q and R का, ये है Q and R। और Q and R का रेशियो भी हमको दे रखे 1:3। अब यहाँ से देखते हैं, ये आ जाएगा 1.5z और ये आएगा 3z माइनस 150। ठीक है, तो ये आ जाएगा 150 इज इक्वल टू 1.5z। तो मैं इसको 1 डिवाइड करूंगा 1.5 से, तो ये आ जाएगा 100 इज इक्वल टू z। z की वैल्यू आ जाएगी 100। अब हमें फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बस ऑपरेटेड इन P and T। सो P and T का डिफरेंस बताना है। P and T का, P तो है हमारे पास 100 एंड T क्या देगा, T है 1.3z, यानी है ये है 130। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये डिफरेंस हो जाएगा 30। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 30। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इफ द नंबर ऑफ बसेस ऑपरेटेड इन सिटी P इज 150, P में एग्जैक्ट दे रखी है हमें 150, देन द नंबर ऑफ बसेस ऑपरेटेड इन सिटी S इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ बसेस ऑपरेटेड इन सिटी Q। सो S का Q से डिफरेंस बताना है, यानी P में हमको 150 दे रखी है, P के Z, यहाँ पे अब हमको Z दे दिया 150। इस क्वेश्चन में Z की वैल्यू आ गई 150, ये दे दिया हमको। और हमें पूछा क्या, इसमें हमें पूछा S का परसेंटेज पूछा Q से। सो देखो S का परसेंटेज पूछा Q से, सो Q तो हो जाएगा हमारे पास Z माइनस 50 है, तो Q तो हो जाएगा 100 और S जो है ये हो जाएगा 75 प्लस 20 हो जाएगा 95। ये परसेंट पूछा, ये हमारे पास 95%। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर 95%। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि आउट ऑफ द टोटल बस ऑपरेटेड इन सिटी आर 1/3 आर ऑफ टाटा एंड 20% ऑफ वोल्वो एंड रिमेनिंग आर महिंद्रा। इफ नंबर ऑफ महिंद्रा बसेस इन सिटी आर इज 70, देन फाइंड द नंबर ऑफ बसेस इन टी। ठीक है, अब इसमें हमें कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। हमें मान लेते हैं सिटी आर के अंदर, क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू भी दे नहीं रखी, आर में टोटल बसेस हैं 30x मान लेते हैं। 30 के माने क्योंकि यहाँ पे 1/3 दिख गया मेरे को, तो इसमें जो 10x तो हो जाएंगी, ये तो हो जाएंगी टाटा की जो 1/3 है, और 20% यानी 6x हो जाएंगी ना इसकी, ये हो जाएंगी वोल्वो की। उसके बाद जो बचेंगी हमारे पास 14x, इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 70, जो कि महिंद्रा की बसेज है। तो यहां से हमारे को x की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि हो जाएगी 70/14, तो x आ जाएगा 5। तो यानी टोटल बसेस हो जाएंगी। अब x5 की वैल्यू मैं उसमें पुट कर दूंगा, तो यहाँ आ जाएंगे टोटल बसेस 150। ये टोटल बसेस आ गई। अब उसके हमें पूछा कि फाइंड द नंबर ऑफ बसेस इन टी, और ये टोटल बसेस कितनी किसकी हैं, आर की है। तो आर की जो वैल्यू है वो 150 और हमें टी की वैल्यू फाइंड करनी है। आर की वैल्यू 150 है, यानी 1.5 जेड की वैल्यू है 150। तो यहाँ से जेड की वैल्यू मिल जाएगी हमारे को 150/1.5, तो जेड आ जाएगी यहाँ से 100। और टी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो टी है 1.3 जेड, तो टी की वैल्यू हो जाएगी 130। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर 130। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, अगर क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं आपको और आप चाहते हो कि ऐसे प्रैक्टिस हर रोज मिले आपको, ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम रेलेवेंट हो, जिससे आपको पता चले कि एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आप कितना उसमें स्कोर कर सकते हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हर रोज सुबह 9 बजे सेशन अपलोड होता है और डेली होगा जब तक आपका फरवरी में मेंस का एग्जामिनेशन होता है, तब तक हर रोज आपको ऐसे सेशंस मिलेंगे, मंडे टू सैटरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें कहता है कि पर्सन ए पुट एन अमाउंट ऑफ पी इन एन अकाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 10% एनुअल इंटरेस्ट इन 5 ईयर्स के लिए। बी ने किया पी प्लस 2000, ठीक है। उसके बाद उन्होंने किया 20% फॉर 2 ईयर्स एंड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इंटरेस्ट। अलग अलग टाइप के पर्सन ने अलग अलग स्कीम्स में इन्वेस्ट कर रखा है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। और इसमें हमें दे रखा है इंटरेस्ट ऑन स्कीम ए एंड स्कीम बी दे रखे, यहाँ से स्टार्ट होता है। रेशियो दे रखा है 25:28। एग्जैक्ट अमाउंट नहीं दे रखी है हमें, तो चलो वेरिएबल्स के साथ है।
पहले पर्सन ए की बात कर लेते हैं जिसने पी अमाउंट इन्वेस्ट किया 10% पे 5 ईयर्स के लिए, एंड देन पर्सन बी है जिसने पी प्लस 2000 अमाउंट इन्वेस्ट किए सिंपल इंटरेस्ट पे 20% के लिए 2 ईयर्स के लिए, एंड द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन पर्सन ए और बी, और जो इनका इंटरेस्ट है उसका रेशियो दे रखा है 25:28। ठीक है, तो यहाँ से निकल जाएगा अपना 50p, 100 छोड़ देते हैं, दोनों का बीच में कट ही जाएगा 100 तो 50p, और यहाँ से हमको मिल जाएगा 40p प्लस 4 दूनी 8, 80,000 बन जाएगा ना ये 80,000। तो इसका जो है 25:28 ये दे रखा है, तो ये कट जाएगा 25 दूनी 50, 4 से भी कट जाएगा, पर चलो 56p इज इक्वल टू 40p प्लस 80,000, तो यहाँ p आ जाएगा हमारे पास 80,000 अपॉन 16, p की वैल्यू निकल जाएगी 5,000। यहाँ से p की वैल्यू हमारे को निकल जाती है 5,000, यहाँ मैं लिख लेता हूँ p की वैल्यू 5,000। अब उसमें क्या है कि पर्सन सी इन्वेस्टेड 8,000 कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर्स के लिए एट एन इंटरेस्ट रेट Z%। ओके, Z% के लिए 8%, और डी ने 2500 इन्वेस्ट किया सिंपल इंटरेस्ट पे 30% के लिए 13 ईयर्स के लिए। इंटरेस्टिंगली इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन डी 70 रुपीज मोर देन द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय पर्सन सी, टोटल अमाउंट रिसीव्ड पर्सन सी। तो देखते हैं इसमें डी के बारे में पहले हम आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इसमें क्या है कि जो डी ने 2500 रुपये जो इन्वेस्ट किए हैं अपने, डी ने 2500 रुपये जो इन्वेस्ट किए हैं वो किए उसने 30% पे सिंपल इंटरेस्ट पे ना, हाँ 30% सिंपल इंटरेस्ट पे उसने इन्वेस्ट किए 13 साल के लिए। तो इसमें इंटरेस्ट निकलता है 25 3 75 13 5 65 13 14 13 91 975, ये तो डी का इंटरेस्ट आ गया। अब ये 70 मोर देन टोटल अमाउंट रिसीव्ड, ये 70 ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा 70 ज़्यादा है ना 9680, ये इंटरेस्ट बन जाएगा अपने पास सी का। 70 ज़्यादा है अमाउंट से, ये इंटरेस्ट नहीं बनेगा, इसकी टोटल अमाउंट बन जाएगी किसकी, सी की। और सी ने इन्वेस्ट कितना किया था, सी ने इन्वेस्ट किया था 8,000 कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो जो सी का इंटरेस्ट बनेगा इसमें से 8,000 लेस करने के बाद 1680 बनेगा कि उसने 8,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं। और कितने पे इन्वेस्ट किया उसने, 2 साल के लिए इन्वेस्ट किए Z% पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट पे सिंपल सा ये दिख रहा है कि 2 साल के लिए किए तो 20% इसका 1600, यानी 21% हो जाएगा इसका 1680। तो Z की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगी 10%, Z की वैल्यू 10 आ जाएगी, परसेंट नहीं, Z की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 10, Z की वैल्यू आ गई 10। अब इसमें और कुछ तो भी नहीं है निकालने वाला, सब कुछ तो निकाल लिया इसमें। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन में कहता है कि इफ पर्सन ई पुट p plus 500 into compound interest 25% annually for 2 years, what would be the amount of interest earned in? So p की वैल्यू हमारे पास थी 500, ठीक है, ये p plus 500 यानी 5500 रुपये अपना इन्वेस्ट कर देता है। एक पर्सन है जो e है 25% इंटरेस्ट रेट पे 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर देता है कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो हमको इसका अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5500 इंटू 56.25, ये पॉइंट उठ जाएगा यहाँ से 100 इंटू 100, 20 11, इसको भी कहाँ से काटते हैं 4 25, तो ये हो जाएगा 11 5 55 22 5 27 तो 11 13 4 नहीं चली तो 3093 है। अच्छा आगे भी है क्या, 3093.50.75 3093.75, ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर 3093.75। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में क्या जाएगा, इफ पर्सन सी इन्वेस्टेड 4,000 सिंपल इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट अकाउंट विद एन एनुअल इंटरेस्ट रेट Z% फॉर 7 ईयर्स। अगर जो पर्सन सी है
वो 4000 रुपीज इन्वेस्ट करता है 7 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे, जेड था 10 की वैल्यू था। then what is the difference between interest on simple interest and interest on from compound interest in C? ठीक है, तो सी का इस पे कितना इंटरेस्ट रहेगा, इस पे तो रहेगा 2800, और उसने पहले जो सी पे इन्वेस्ट किया था उसने 8000 इन्वेस्ट किया था 21% पे, 10 साल का था, 2 से 21% पे इन्वेस्ट किया था उसने, तो यहाँ निकल गया था उसका 168। इसका डिफरेंस पूछा है इन्होंने, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1120। नन ऑफ दीज इज राइट आंसर, 1120। गॉट इट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि इफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ ए एंड बी आर इंटरचेंज देन invested on compound interest for 2 years and original interest rate with original interest rate, then find the difference between interest received। अगर ए और बी इंटरचेंज कर लेते हैं अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट को, तो ए का था 5000, बी का था 5 तो 7000 था, तो यहाँ अब ए कर देगा अपना 7000 से इन्वेस्ट एंड बी करेगा 5000 से इन्वेस्ट। ठीक है, इंटरचेंज करने के बाद देन इन्वेस्टेड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years विद ओरिजिनल इंटरेस्ट रेट, जो उनके ओरिजिनल इंटरेस्ट रेट थी, लेकिन दोनों ने कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया और 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया। तो ए ने कितने परसेंट पे किया था, ए ने 10% पे किया था, बी ने किया था 20% पे किया था, तो ए का तो हो जाएगा 21% एंड बी का हो जाएगा 44%। तो इसका डिफरेंस पूछा है इसने, यहाँ तो हो जाएगा 2200, तो यहाँ हो जाएगा 1470, तो ये हो जाएगा 730 जो डिफरेंस आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 730। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन टोटल अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय पर्सन ए एंड टोटल अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय पर्सन बी। ए और बी को टोटल अमाउंट कितनी ऑब्टेन हुई, उन दोनों का डिफरेंस पूछा है। अब देखो ए और बी को, ए ने 5000 से इन्वेस्ट किया था और बी ने 7000 से इन्वेस्ट किया था, दोनों ने सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया था 10% के 5 साल के लिए, 50% 2500 यहाँ निकल गया था, 2500 इसका इंटरेस्ट निकला था, तो ये आ गया था 7500 जो एक अमाउंट ऑब्टेन हुई थी। और बी ने 7000 पे इन्वेस्ट किया था 20% से 2 साल के लिए, यानी 40%, तो 72800 इसका इंटरेस्ट आ गया था, यानी 9800 इसकी अमाउंट बन गई थी। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है उसने, तो 2300 का जो डिफरेंस है ऑप्शन में ही राइट आंसर 2300। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, एंड अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे सेशन सब आपको रेगुलर मिलने वाले हैं। हर रोज सुबह 9 बजे सेशन अपलोड होता है, उसको जरूर देखें, उससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू फॉर टुडे।